बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन और मेरे नाक़िदीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम सीन विद तज़ीन में। और मौज़ूआत तो बहुत सारे हैं और ज़्यादातर आप जानते हैं कि पॉलिटिकली होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल जो मामलात हैं उनका बराह रास्त हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर यानी सोशल हमारी एक लाइफ जो है उसके ऊपर वो गहरे असरात मुरतब करते हैं। तो इसलिए लाख चाहने के बावजूद, क्योंकि मैं जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान की है उसको मैं इतना पसंद नहीं करता, बल्कि बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वजूहात आप जानते हैं। हमारे यहाँ सियासत जो है, पॉलिटिक्स जो है, ये एक डर्टी गेम है, डर्टी पॉलिटिक्स है, गंदी सियासत है। और इसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हालिया जो 2-3 बड़ी पेशरफ्तें हैं और डेवलपमेंट्स हैं और मामलात हैं, उन पर हम बात करेंगे। हमारे अक्सर दोस्त पूछते हैं कि क्या बनेगा, ये हालात जो हैं, ये ऊँट किस करवट बैठेगा। तो मेरा उनको सीधा और क्लियर कट जवाब होता है कि कुछ भी नहीं बनेगा। ये मुल्क ऐसे ही चलता रहा है 75 साल में, आइंदा 75 साल भी ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे कोई जोहरी तब्दीली नहीं आने वाली। यहाँ तक कि वक्त का बहुत बड़ा बज़ोम खुद पॉलिटिकल लीडर, क्रिकेटर कम पॉलिटिशियन इमरान खान, जब उसको सब कुछ मिल गया और मिलिट्री भी पूरी तरह उसके साथ ऑन बोर्ड थी, वो भी फेल हो गया और वो कोई तब्दीली नहीं ला सका, बल्कि उसने स्टेटस क्वो को मजबूत किया। मैं शुरू से इमरान खान के आने से पहले से मैं लिख रहा हूँ कि इमरान खान तब्दीली का एजेंट नहीं है, वो स्टेटस क्वो का एजेंट है। और स्टेटस क्वो का क्या मतलब है? 2 पार्टी सिस्टम, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग। और आप देख लीजिए कि आज पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत है पाकिस्तान में, और ना तो मिलिट्री के जर्नैल उसके रास्ते की रुकावट हैं और ना ही अदलिया के जज साहिबान उसके रास्ते में कोई रोड़े अटका सकते हैं। और वो खुलकर आपका पर टैक्स लगा रहे हैं। 170 अरब जो है ये एक आई वॉश है, ये आपकी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। असल में 170 अरब सुनाकर वो 1700 अरब रुपए आपसे ईंट लेंगे, हथिया लेंगे, और उसकी मुख्तलिफ मद्दात हैं वो आप जानते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात जो हैं, आइंदा 50 बरस में कम अज़ कम मुझे तो ये मुल्क संभलता नज़र नहीं आ रहा। ये बात जो है ये कड़वी है लेकिन सच है, और इसको हम जितनी जल्दी हज़म कर सकेंगे वो हमारे अपने हक़ में बेहतर है। अभी आप देखें कि 9 रुकनी बेंच बना है सुप्रीम कोर्ट का। अब आप ये भी देखें कि जब हम सियासतदानों से मायूस होते हैं तो 2 इदारे जो हैं वो हमारी उम्मीदों का मरकज़ होते हैं। वो कौन से इदारे हैं? मिलिट्री है और फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हालिया बरसों में हमने देखा है कि ये 2 इदारे भी बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। और जनरल बाजवा के ऊपर अब मेरे कहने की कोई बात नहीं है, आपने सब कुछ सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया। और जनरल फैज़ के ऊपर आपने सब कुछ देख लिया। अब वो कहते हैं जी नहीं जी हम न्यूट्रल हैं जी, हम बिल्कुल अलग थलग हैं जी। वो अलग थलग रह नहीं सकते वैसे, क्योंकि मुल्क जिस नहज पर चल रहा है वहाँ पे इस मुल्क की सिक्योरिटी दाव के ऊपर लगी हुई है। जब आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, जब आपके अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे होंगे, और जब आपके एलसीज नहीं खुल सक रही होंगी, और जब आप बैरूनी अदायगियाँ नहीं कर पा रहे होंगे, तो लाजमी पूरी दुनिया का ये सवाल होगा कि फिर आपने इतने महंगे महंगे हथियार क्यों रखे हुए हैं, फिर आपने इतनी बड़ी फ़ौज क्यों रखी हुई है। लिहाजा ये जो कहते हैं ना न्यूट्रल हैं हम, ये न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है, ये इससे हट के भी न्यूट्रल नहीं है, ये अभी भी पूरी तरह अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इसी तरह दूसरी उम्मीद होती है जजों से
वो अज खुद नोटिस की बड़ी रवायत डाली जस्टिस इफ्तिखार ने। अब अदलिया के जो जस्टिस साहबान हैं वो भी एक्सपोज हो चुके हैं। ये एक्सपोज का लफ्ज़ मैं अपनी स्किन सेव करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना असल में तो ये है कि हमाम में सब नंगे हो चुके हैं। अभी आप देखें 9 रुकनी बेंच बनाया गया है, जो सदर ने बयान जारी किया कि 3 महीने बाद इलेक्शन होना ज़रूरी है और 9 अप्रैल की सदर ने तारीख दी। उसके ऊपर सबसे पहले तो वज़ीरों ने हाहाकार मचा दी। वज़ीरों ने बयानात देना शुरू कर दिए कि सदर अपनी हद में रहे, और उसके बाद फिर ये 9 रुकनी बेंच बन गया। पहली बात तो ये है कि सदर ने जो बात की है वो बात एक कानून और आइन के तहत की है, और ये बातें आपने टीवी शोज़ में सुन भी ली होंगी। आइन के जो आर्टिकल 57 है और फिर जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका जो 105 आर्टिकल शिक 105 है, उसके मुताबिक जब असम्बली तहलील हो जाती है तो उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ये तयशुदा बात है। अब एक तयशुदा बात अगर सदर ने की है तो उन्होंने कोई आइनी खिलाफ वर्जी नहीं की, उन्होंने कोई अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं किया। अब उस तयशुदा बात पे आप देखें कि जजों का आप हाल देखें कि सुप्रीम कोर्ट में 9 रुकनी बेंच कायम कर दिया गया है जो अब इस मामले की समाअत करेगा। अब आप ये अंदाज़ा करें कि जब आला तरीन अदलिया के जज साहबान का ये हाल होगा कि वो एक तयशुदा मामले पर जो डिसाइडेड है, जिसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है, उसके ऊपर 9 जजों को इंगेज करके, अब 9 जज इंगेज हुए हैं, ये इसको आप लार्जर बेंच कह लें, फुल बेंच कह लें। अब ये महीना एक तो कम अज़ कम लगाएगा इसकी समातों पे, रोज़ सुर्खियाँ आएंगी अखबार में, रोज़ चैनलों पे हाहाकार मची होगी, फ़लाँ जस्टिस ने ये कहा, फ़ारूक बंदियाल ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया। और ये जज साहबान अपने घरों में अपने बच्चों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेते हुए अपनी तस्वीरें देख रहे होंगे, साथ रिमोट पकड़ा होगा, चैनल बदल बदल के देख रहे होंगे, फ़लाँ चैनल पर मेरी तस्वीर चल रही है, फ़लाँ चैनल पर मेरी खबर चल। ये हाल है इस मुल्क का। जिस मुल्क में अदलिया के आला तरीन जज साहबान का ये कंडक्ट हो, वहाँ पे क्या बेहतरी आ सकती है? मुझे तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आती, क्योंकि मामला बिल्कुल तयशुदा है। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी तो क्या, एक जज भी जो है वो भी इसको सुनने का नहीं होना चाहिए, मुकर्रर नहीं होना चाहिए। जजों को अवाम के जो मुकदमात हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कितने हज़ार मुकदमात पेंडिंग हैं, उनकी बारी नहीं आती, और ये सियासी मुकदमात जो हैं ये उचक उचक कर ऐसे ऐसे करके ये पकड़ के लेके आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मीडिया ने फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को खूब कवरेज देनी होती है। ये अपनी रेटिंग के लिए, रेटिंग एंकर पर्सन तो रेटिंग में जाते थे, अब हमारे जो जस्टिस साहबान हैं वो भी रेटिंग के भूखे हो गए हैं। एक ऐसे मुल्क में क्या बेहतरी आ सकती है जहाँ पे आला अदलिया के जस्टिस साहबान का ये कंडक्ट हो। अच्छा जनाब, दूसरा मामला आया, नैब के चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दे दिया, आफ्ताब सुल्तान साहब ने। उन्होंने कहा जी ये मुझे जो काम करने के लिए कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। उसमें जो एक बात सामने आई है मेनली, ज़ाहिर बात है कि ये पीटीआई के ऊपर मुकदमात के लिए कह रहे हैं, तो उसमें एक बात ये भी आई है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान को पकड़ो, गिरफ़्तार करो हेलीकॉप्टर के नाजायज़ इस्तेमाल के केस में। तो आफ्ताब सुल्तान साहब ने कहा कि भाई उसमें हम रिकवरी कर सकते हैं, गिरफ्तारी नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि इससे हटके भी बहुत से मामलात हैं। पीटीआई के बहुत से लोगों ने दिहाड़ियाँ लगाई हैं, बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ लगाई हैं। इमरान खान साहब के हवाले से बात करें तो ये जो बनी गाला की इनकी रिहाई गाह है 300 कनाल के ऊपर, उसमें से ज़्यादा ज़मीन तो इन्होंने कब्ज़ा की हुई थी और जस्टिस साकब निसार ने उसको रेगुलराइज कर दिया था। तो ये वो ईमानदार लीडर है कि जो लोगों के छोटे छोटे 3-3 मरले के घर गिरा रहा था, लेकिन इसका अपना 300 कनाल का जो गैर कानूनी कब्ज़ा है वो ये सुप्रीम कोर्ट से अपने एक हामी जज चीफ जस्टिस की वसातत से रेगुलराइज करा रहा था
क्या तब्दीली आ सकती है, ये लीडर क्या तब्दीली ला सकता है, इस मुल्क में क्या बेहतरी हो सकती है, नहीं हो सकती बिल्कुल। अब आफ्ताब सुल्तान साहब भी हीरो बन गए। आफ्ताब सुल्तान साहब के पास जो तोजी है वो अपनी जगह पे, लेकिन पीटीआई के लीडर्स बुशरा बीबी के जो मामलात हैं, वो पिंकी, वो दूसरी जो थी अपना गोगी, अब गोगी दबी हुई है इस वक्त, उसकी इतनी बात नहीं हो रही, लेकिन गोगी ने कितनी बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ लगाई। अभी यूएई में जो बिलियनर पाकिस्तानी हैं उनकी एक फहरिस्त आई, तो उसमें अलीमा खान साहिबा का भी शामिल है, जिन्होंने सिलाई मशीन से ये सारी दौलत कमाई। तो आफ्ताब सुल्तान साहब की ये तो जी जो है, ये कोई मेरे पल्ले तो नहीं पड़ी। उन्होंने हीरो बनने के लिए ज़रूर ये काम किया, लेकिन पीटीआई के ऊपर नैब के केस बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, और ख़ुद पीटीआई भी तो यही करती रही है। वो बशीर साहब जो थे FIA के, उन्होंने कहा जी इमरान खान मुझसे इसलिए नाराज़ हुए, केस नहीं बनाए। जस्टिस जावेद इकबाल जो पीटीआई के दौर में खुलकर खेलते रहे, उनका क्या कंडक्ट था, वो अपने दफ्तर में वो तैयबा के साथ जो उन्होंने जो मामलात वो करते रहे, चुनियाँ चाटियाँ, और उसने वीडियो बना ली, और वो जस्टिस जावेद इकबाल साहब वो तो खुलकर यही काम करते रहे थे। तो अब इन्होंने अगर शुरू किया तो इसमें कौन सी चंबे की बात है, ये तो टिट फॉर टैट वाली बात है। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब शामिल हो गए जी पीटीआई में, माशाल्लाह, वो कहते अल्लाह की शान है भाई। और आगे आगे देखिए होता क्या है। अब आप देखें इमरान खान साहब का सारा नैरेटिव मिलिट्री लीडरशिप के ख़िलाफ़, बाजवा ये बाजवा वो, और बाजवा ने ये किया और बाजवा ने वो किया, और कभी उनको जानवर कह रहे हैं, कभी उनको क्या कह रहे हैं। अब परवेज़ इलाही साहब के हवाले से हम बात कर चुके हैं, लिख भी चुके हैं कि वो तो मिलिट्री के बगैर चलते ही नहीं हैं। तो ये अब एक दोगलापन पीटीआई का सामने खुल कर आ गया है कि जो पीटीआई का सरबराह है इमरान खान, वो बाजवा को और मिलिट्री को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराते हुए सांस भी नहीं लेता, और मुसलसल वो कहता है जी ये लोग हैं मेरी रजीम चेंज के ज़िम्मेदार। और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पीटीआई के अब सदर बन गए हैं, और ये वही परवेज़ इलाही साहब हैं जिनको आप किसी वक्त पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। उसको भी छोड़ दें, अभी जब आप पंजाब असम्बली तोड़ने की बात कर रहे थे और बाजवा जनरल बाजवा के खिलाफ बोल रहे थे, तो यही परवेज़ इलाही आपके लोगों की डांट डपट कर रहे थे। तो परवेज़ इलाही की लाइन बिल्कुल डिफरेंट है इमरान खान साहब की लाइन से। अब वो पीटीआई में आए हैं, तो वो यहाँ पे अब हमने पहले भी बोला था कि आपने इत्तेहाद कायम कर लिया, अब हम देखते हैं कैसे आप चलते हैं। वो वीडियो लीक आ चुकी है कि ये फवाद चौधरी के बारे में जो कह रहे हैं, इसको पहले फाड़ लेंदे थे, पंजाब असम्बली बच जाती। तो अब ये एक मशरिक और मगरब, आग और पानी इकट्ठे हो गए हैं पीटीआई में। हमें पहले भी पीटीआई से कोई उम्मीद नहीं थी, कोई खुशफहमी नहीं थी, वो चेंज वाली जमात ही नहीं है, वो स्टेटस क्यू वाली जमात है। और अब ये साबित हो गया है, परवेज़ इलाही साहब की शमूलियत से साबित हो गया है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ना किसी सुप्रीम कोर्ट से, ये जो 9 रुकनी बेंच उन्होंने तयशुदा मामले पे बना दिया, और ना ही किसी मिलिट्री जनरल से। ये सब अपने अपने चक्रों में हैं। इन्होंने एक खेल बनाया हुआ है। चंद घर हैं, 4 घर हैं इस मुल्क में, जिनके दरमियान में हमारी किस्मतों के फैसले होते रहते हैं। और इसमें मेरे लिए वो क्या सोचेंगे, कुछ नहीं, कभी भी नहीं सोचेंगे मेरे लिए। इसमें अब जो अहम तरीन बात है सामीन नाजरीन, कि ये जो इशारे हैं, आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफ़ा, 9 रुकनी बेंच का क़याम, सदर का बयान कि 9 अप्रैल को इलेक्शन कराए जाएं, और परवेज़ इलाही की पीटीआई में शमूलियत। अब वो जो न्यूट्रल थे, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो न्यूट्रल हैं नहीं, वो खेल रहे हैं अभी भी। तो इन चारों इशारों से ये भी साबित होता है, क्योंकि ये चारों इशारे जो हैं ये सब जाते हैं पीडीएम की हुकूमत के ख़िलाफ़। और पीडीएम की हुकूमत को साल होने को आया है, मुकम्मल नाकाम है। इसहाक डार को ये लेके आए यकीन दहानियाँ करवा के, इसहाक डार मुकम्मल तौर पर नाकाम है, बल्कि मामलात और ख़राब हो रहे हैं। तो ये 4 इशारे बताते हैं कि जो न्यूट्रल हैं वो, एक तो ये कि न्यूट्रल नहीं है, और दूसरा वो अब अगर चार्ज हैं तो किसकी तरफ चार्ज हैं।
और इन चारों इशारों से ये बात ये समझ में आती है कि वो पीडीएम के ख़िलाफ़ चार्ज हैं और पीडीएम के लिए जो हालात हैं वो तंग होते जा रहे हैं और उनके मामलात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। और उनको अब देखना ये है कि शहबाज शरीफ में और उनकी टीम में इतनी फ़हम और फरासत है कि वो ये चीज़ें समझते हैं, ये इशारे समझते हैं और अपनी इस्लाह करते हैं और अपने जो सुराख हैं उनको बंद करते हैं, या इसी तरह वो गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं और आवाम को भी अपने ख़िलाफ़ कर लेते हैं, जो कि इस वक्त हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा मज़ीद वाज़ेह होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।